नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है न्यायाधीश महोदया के द्वारा। मामला क्या था? देखिए, मामला आपको बताता हूँ। सबसे पहले वह यह था कि एक लड़की थी, उस लड़की का सबसे पहले बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद में फिर महिला से शादी कर ली गई। लेकिन विवाह जो हुआ था ना, पहली बात तो हम देख रहे हैं कि घटना हुई है, और बलात्कार जैसे एक इतने बड़े अपराध को दबाने के लिए, छुपाने के लिए विवाह का सहारा लिया गया समझौते के रूप में। जिसके बाद में फिर स्थिति यह हुई कि पहले तो एक अंतरिम जमानत ले ली गई, बाद में यह कहा गया कि हम दोनों ने शादी कर ली है, अब जो रेप केस था उस रेप केस को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसकी सुनवाई हुई, याचिका लगी, तो याचिका लगने के बाद में फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जब मामला चला तो वहाँ पर उन्होंने पूरे मामले की जांच की। तो पूरा इंसिडेंट समझा कि भाई रेप हुआ था, चीज़ें क्या क्या थी, बाद में शादी हुई, शादी के बाद अब कह रहे हैं कि रेप केस खत्म कर दिया जाए। तो चीज़ें जब सामने आई तो यहाँ पर जो हमारे न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने कहा कि जब कभी भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई सी घटना होती है, या कभी भी अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं इस प्रकार से, तो ज़रूरी है कि दोनों पक्षों को यह पता हो कि विवाह के बाद में उनके पास क्या क्या कानूनी अधिकार रहेंगे और उनके द्वारा किए गए धर्मांतरण के बाद इस विवाह के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि आपकी पहले तो एक घटना जो थी वह बहुत ज़्यादा गलत थी, फिर धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के बाद आप विवाह कर रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत हो जा रही है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वह धर्मांतरण कर ले रहे हैं तो उसके कानूनी परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, जिस वजह से मामला यहाँ पर हाईलाइट हुआ। और खास तौर पर इस बात पर एक दबाव डाला गया कि ज़रूरी है हर जगह पर जितने भी विवाह अधिकारी हैं वह इस चीज़ को समझें, और जहाँ कहीं भी विवाह करा रहे हैं वह दोनों पक्षों को हर एक चीज़ से अवगत कराएं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके द्वारा किए जाने वाले विवाह के कानूनी परिणाम क्या होंगे। खास तौर पे तब जरूर होने चाहिए जब यह मामला सामने हो कि धर्मांतरण के माध्यम से विवाह संपन्न हो रहा है। तो इस पूरे मामले को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, और जानते समझते हुए हम लोग फिर मामले को पूरा देखेंगे अंत तक कि क्या क्या रहा, और आप अपने विचार भी प्रस्तुत कीजिएगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए है। यहाँ पर संस्कृति आईएएस ने खास ऑफर लाया आप लोग के लिए, जिसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40 से 75% की छूट दी जा रही है इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो ज़रूरी है कि आप लोग इस छूट का लाभ उठाएं। नीचे एक लाइन चल रही है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, जल्दी से नंबर डायल करके आप लोग अपनी क्वेरीज से रिलेटेड आंसर यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न जो इस खंड से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ इस रूप में रहेगा, तो आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से, और साथ साथ में अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा मेंस के लिए, क्योंकि यह जो विषय है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अधिक खास भी है। ठीक है, और अभी आंसर नहीं कर सकते तो बिल्कुल अंत तक देखिए, आप हर एक बात जान जाएंगे, उसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, मामला यही था कि महिला ने प्रारंभिक रूप से एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उसने मेरे पेय पदार्थ में कुछ मिला दिया था, जिसके बाद मेरे साथ में उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि शुरुआत में अब चीज़ें होती हैं तो अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि अब सभी लोग यह मानते हैं कि महिला वाला पक्ष मानता है कि गड़बड़ हो गई है चीज़ें, सुलझा कैसे लिया जाए और कब तक कोर्ट के चक्कर लगाए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो उस लड़की की शादी किसी और पुरुष से भी कर दी जाती है तो भी ज़रूरी नहीं है कि केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वहीं जो पुरुष पक्ष होता है, पुरुष पक्ष के लोग इस वजह से चिंतित होते हैं कि घटना जो थी वह गलत तो थी, अब लड़के को परेशान होना पड़ेगा, ज़िंदगी अब जेल में ही बीतेगी, तो क्या किया जाए। तो एक समझौता करा देते हैं। बहुत सारी जगह पे ये समझौता होता है, बहुत बहुत जगह देखेंगे। पहले भी कई केस ऐसे थे, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पूरा मामला। एक समझौता करा जाता है विवाह के नाम पे, और विवाह का जो समझौता होता है मुख्य रूप से बस यह दर्शाता है कि जो बलात्कार वाला मामला है वह नहीं होगा, चीज़ें निपट जाएंगी, और बस इन दोनों को साथ में रहना है। सोचा जाए तो अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो कितना अजीब नहीं है। अगर कोई लड़का है, किसी से वह प्रेम भी करता है, चीज़ों को पसंद करता है, तो आप या तो उसकी खुशी में खुश रहें या आप उसको मनाने का प्रयास करें। लेकिन बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देना, जिसके बाद लगे कि हाँ चीज़ें मेरे द्वारा अपना ली गई है, या अब ज़बरदस्ती ही सही पर रिश्ता तो बनेगा ही बनेगा, यह मानसिकता बहुत ज़्यादा गलत है अपने आप में। जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अब बलात्कार आपने किया, उसके बाद फिर विवाह भी कर ले रहे हैं, समझौता भी कर ले रहे हैं, इसके बाद क्या गारंटी है कि दोनों पक्ष संतुष्ट रहेंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि इस जगह पर खास जो पुरुष पक्ष होता है उसकी यही मंशा होती है कि जो रेप केस है वो ना चले और हमारा लड़का बच जाए। कन्या पक्ष सोचते हैं कि घर व्यवस्थित रहे, ठीक ठाक से ये लोग जिंदगी बिता लें और कोई भी मामला आगे ना बढ़े। दोनों ही पक्षों की अगर मांगे पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती, तो क्या गारंटी है कि चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। जैसे कि यह वाला केस था, इस केस में भी स्थिति यही हुई है। इन्होंने क्या किया कि समझौते के रूप में तो विवाह कर लिया। विवाह भी कैसे हुआ है? पुरुष से कि महिला का धर्मांतरण कराया गया, दूसरे धर्म में परिवर्तित करवाया गया, उसका विवाह हुआ है। अब शुरुआत में क्या हुआ कि यहाँ पर जेल से निकलने के लिए एक अंतरिम जमानत ले ली गई। अब कह रहे हैं कि रेप केस खत्म हो जाए। अब देखो कितना अधिक गड़बड़ हो गई है। पुरुष पक्ष तो सोच रहा था कि केस खत्म होगा, लेकिन जिस समय हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो यहाँ पर साफ मना कर दिया गया है कि देखो जी, बलात्कार हुआ है, आपने विवाह किया है, वो आपकी इच्छा है,
यह दोनों पक्षों की इच्छा है। लेकिन हम कभी भी किसी अपराध को इस प्रकार से तो नहीं निपटा सकते ना। आपका अपराध है और अपराध को हम इस आधार पर समाप्त कर दें या निराधार मान लें कि दोनों पक्षों ने विवाह कर लिया है, तो अब बलात्कार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आप स्थिति को समझिए ना, जिस समय आपने इस घटना को अंजाम दिया था, आप किस अवस्था में थे? आप दोनों अलग अलग थे। जो घटना हुई थी उस घटना को बलात्कार के रूप में जाना समझा गया था। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हमने विवाह कर लिया है इसीलिए यह केस खत्म हो जाए? क्या कुछ तर्क दिख रहा है इस बात के अंदर? इसमें तो कोई भी तर्क नहीं है, चीजें तो बहुत ज्यादा गलत है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो पुरुष पक्ष की मांग थी, सोचो वो पूरी नहीं हो पाई, तो क्या यहाँ पर क्या गारंटी है कि महिला अब वापस से संतोषपूर्ण जीवन बिता पाएगी या उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा? कुछ गारंटी है? कोई भी गारंटी नहीं है। तो चीज़ों को सोच समझ लेना चाहिए। सिर्फ एक दो बातों को आधार बना करके सभी निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जिंदगी बद से बदतर हो जाए इसका भी कोई फायदा नहीं है। जब चीज़ों को सोच समझ के किया जाएगा तो अधिक लाभ रहता है। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को यह भी कहता हूं, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कई जगह पे यह किस्से देखे, ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जो पुरुष पक्ष होता है वह पुरुष पक्ष ना विवाह से पहले ही डिमांड कर रहा होता है, कार चाहिए जी, घर भी चाहिए जी, शादी ऐसी होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो ना, आप अपनी लड़की पहली बार तो बिहार रहे हो, ठीक है जी। अब विवाह जो है वह दो लोगों के बीच बंधन है, दो परिवारों का बंधन है, कोई भी पक्ष ऐसा अलग नहीं है, दोनों ही बराबर हैं आज के समय में। अब आप क्या कर रहे हैं कि विवाह से पहले ही डिमांड करते रहे। सोचो, अभी तो आपके हाथ में कुछ आया ही नहीं है, अभी आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। विवाह के बाद तो रिमोट कंट्रोल एक तरफ हो जाएगा, चीजें दब जाएंगी। उसके बाद क्या गारंटी है कि मांग नहीं होगी या फिर हर एक चीज व्यवस्थित रहेगी? कोई गारंटी है इस चीज की भी? मैं लोगों को समझाता हूँ, जो इंसान पहले से ही मांग कर रहा है, पहले से ही इस प्रकार की डिमांड कर रहा है, अपनी विचार प्रस्तुत कर रहा है, क्या गारंटी के बाद में वह ऐसे विचार नहीं प्रस्तुत करेगा? और कब तक ही किसी व्यक्ति की मांग आप पूरी कर सकते हैं? ठीक है। और एक लाइन है, मूवी में थी, कौन सी मूवी में, अगर किसी को पता हो तो बताना, कि उसमें कहा जाता है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत कपूत है तो जितना संचय करोगे सारा निपटा देगा, पूत सपूत है तो जरूरत ही नहीं है उसके लिए ना, वो खुद सब बना लेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, जितना बचा जाए। शराबी फिल्म का डायलॉग था ये, ठीक है। चलो मामला समझते हैं, आगे का मामला क्या क्या रहता है। अब यहाँ पर जब ये न्यायालय में मामला चला तो यहाँ पर सीधे सीधा बात स्पष्ट की गई कि देखिए, धर्मांतरण करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति जो विवाह कर रहा हो, उसको पहले ही आपको बता देना चाहिए कि धार्मिक और उससे जुड़े हुए प्रभाव क्या होंगे और इस पूरी स्थिति की कानूनी स्थिति क्या है, और जब कभी भी धर्मांतरण होगा तो क्या क्या कानूनी परिणाम होंगे। जरूरी है कि आप दोनों ही पक्षों को बताएं और स्पष्ट रूप में बताएं। हाँ, अब एक खास बात यहाँ पर जो न्यायालय की तरफ से ऐड की गई है वह यह की गई है कि जनरली ये सब कुछ हम देखते नहीं है कि हो रहा है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर परफॉर्मा होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें हर एक चीज का उल्लेख हो और वहां पर यह भी मेंशन हो कि जो विवाह अधिकारी है उसने हर एक बात स्पष्ट रूप में दोनों पक्षों को समझाई है। अब ये बात क्यों बताई जा रही है, इसको भी समझते हैं। दरअसल जो लड़की थी इस केस के अंदर, उस लड़की को सिर्फ हिंदी आती थी, लेकिन जिस कागज के ऊपर लड़की को दस्तखत करवा लिए गए हैं, जो उनका मैरिज सर्टिफिकेट माना जा रहा है, वह उर्दू में लिखा हुआ था। जो लड़की थी वह नहीं समझ पाई, बस उसको इतना पता था मेरी शादी हो रही है, वह चीज़ों से अनजान थी और अनजान रहते हुए उसके हम साथ में पूरी दुर्घटना ये हो गई है। तो इसलिए न्यायालय ने यहाँ पर कहा है कि पहली बात तो जो भी अधिकारी होगा वह अधिकारी दोनों पक्षों को उनकी जो मुख्य भाषा है उसमें हर एक बात समझाएगा कि जब आप शादी कर ले रहे हैं तो इसके ये परिणाम होने वाले हैं और ये चीज़ें आपको जीवन में आगे देखने को मिलेंगी, पहले स्पष्ट हो जाए। और ओरली नहीं बताना है, प्रूफ भी रहना चाहिए इसका कि हाँ हर एक चीज़ स्पष्ट की भी गई थी। धर्मांतरण और विवाह के लिए जो प्रमाण पत्र है वह स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए। जैसे कि लड़की को जब हिंदी पता थी तो हिंदी का डॉक्यूमेंट उसके लिए बनना चाहिए था, ना कि उर्दू का बनना चाहिए। तो उसको पता ही नहीं है कि चीज़ें मेरे साथ में क्या क्या हुई हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। हाँ, इन्होंने यह कहा है कि यह पूरा मामला तब लागू होगा जब कोई व्यक्ति पहला धर्मांतरण कर रहा है, हिंदू है, आपको मुस्लिम बनाया जा रहा है, तो उस स्थिति में आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो कि बहुत ही अब अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने धर्म में वापस आ रहा है तो उसके लिए ये सभी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही धर्म में वापस आता है तो उसको पता होता है कि क्या क्या स्थितियाँ हैं, क्या क्या नियम कानून है, पूजा पाठ या अर्चना ईश्वर के आप जैसे भी करते हैं उसके क्या क्या रीति रिवाज है, वह इन चीज़ों को पहले से ही जान रहा होता है। तो अगर आप अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं तो उस प्रकार की एक लंबी प्रक्रिया का पालन नहीं करना होता, लेकिन आप नए धर्म में जा रहे हैं तो जरूरी है कि हर एक चीज़ पहले बता दी जाए कि ये बदलने वाला है जीवन में, ताकि आप पहले ही चीज़ों को समझ लें। बाद में ये ना कहें कि हमें नहीं पता था कि ये सब भी होता है, बस हमने प्यार किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि विवाह जो हो मुख्य रूप से विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होना चाहिए। यदि आप इसके तहत कर रहे हैं तो हमने यह अधिनियम इसलिए बनाया था ताकि एक लंबा जो प्रोसेस होता है शादी का, जो रीति रिवाज होते हैं, आप वह सब में ना उलझें और दो लोग विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएं।
लेकिन जब कभी भी धर्मांतरण का मामला सामने आता है तो उस समय जरूरी है कि हर एक चीज को लेकर के एक हलफनामा दर्ज किया जाए, जिसमें उम्र, वैवाहिक इतिहास, दोनों पक्षों के साक्ष्य और संबंध का इतिहास, हर एक चीज का प्रॉपर उल्लेख होना चाहिए कि किस किन आधारों पर आपने धर्मांतरण किया है, फिर उसके बाद विवाह किया है। यह सब चीज़ जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड में रहे और हमें लगे कि हाँ, सब चीज़ें बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के हैं और व्यवस्थित हैं, किसी का कोई भी गड़बड़ नहीं है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ, किसी पर दबाव भी नहीं बनाया गया, ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये सारी बातें कहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसके निर्णय में ये सब कुछ सामने आया। तो यहाँ पर इन्होंने उल्लेख कर दिया विशेष विवाह अधिनियम 1954 का। तो केस जो था, केस आप लोगों ने समझ लिया। अब केस को लेकर के आप लोग का क्या मानना है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस को खत्म ना करके सही किया या गलत किया, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। थोड़ी बातें समझते हैं विशेष विवाह अधिनियम की। यह मुख्य रूप से लागू किया गया था भारतीय नागरिकों के ऊपर, साथ साथ में विदेश में रहने वाले कुछ भारतीय नागरिकों पर भी यह लागू हो जाता है। मुख्य रूप से इसको बनाया गया है अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह के लिए, ताकि आप बेवजह से एक लंबी, कई बार होता है ना कि विवाद हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि किसके जो रीति रिवाजें फॉलो किए जाएं, हिंदू के अलग हो गए, किसी और धर्म के थोड़े से अलग हैं, तो विवाद हो जाता है। तो इसलिए सोचते हैं कि चलो विवाद में ना उलझो, आप गवर्नमेंट प्रक्रिया फॉलो करो, साइन करो, दस्तखत करो और वैवाहिक बंधन में आप जुड़ जाओ। ठीक है, इनमें कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई, जैसे कि लड़का जो होगा उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। एक खास उल्लेख इसमें यह भी है कि दोनों ही लोग स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बीमारी है, कोई समस्या है और वह व्यक्ति अपनी सहमति दर्ज करने में सक्षम नहीं है। अगर आप अपनी सहमति नहीं दिखा सकते विवाह के लिए, तो उस स्थिति में इस अधिनियम के तहत विवाह नहीं होगा। तो दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए ताकि वह स्पष्ट रूप में जवाब दे सकें, चीज़ों को बता सकें। जब आप विवाह करने जाएंगे तो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने 3 गवाह आपको प्रस्तुत करने होंगे, जो बताएंगे कि हम दोनों पक्षों को लंबे समय से जानते हैं, विवाह ठीक है, बिना किसी दबाव के हैं, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम देखते हैं कि विवाह अधिकारी इसको विवाह कराना है, अगर वह विवाह नहीं करा रहा है, चीज़ों को टाल रहा है और आनाकानी कर रहा है, कोई गड़बड़ है, उसने मना कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप जिला अदालत में जाके अपील कर सकते हैं विवाह अधिकारी के खिलाफ और बता सकते हैं कि हमारा विवाह नहीं करा रहे हैं, विवाह हमारा संपन्न करें। पर कुछ खास शर्तें इसमें लिखी हुई हैं, विशेषताएं, जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि जो इसकी धारा 5 है वह यह कहती है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विवाह करेगा तो जो विवाह अधिकारी है वह विवाह अधिकारी दोनों लोगों के नाम और डिटेल के साथ में एक नोटिस तैयार करा के ऑफिस के बाहर 30 दिनों के लिए लगाएगा। 30 दिनों के लिए नोटिस लगाने का मतलब यह है कि किसी को भी आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग क्या करते हैं, नाम बदल लेते हैं, चीज़ों को बदल लेते हैं और आइडेंटिटी बदल लेते हैं, पहले से विवाह होता है तो दोबारा विवाह कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मामला है, कोई आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यह इसके तहत लिखा हुआ है। वहीं आप जिस जिला में शादी करेंगे उस जिले में आपको 30 दिनों तक रहना भी जरूर होगा, यह भी नियम में लिखा हुआ है। ठीक है, जो धारा 6 है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो नोटिस आप प्रकाशित करेंगे उसकी मूल कॉपी हमेशा ही आपको रिकॉर्ड के रूप में संचित करनी होगी, यह विवाह अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 7(1) में यह लिखा हुआ है कि जब नोटिस 30 दिनों के लिए प्रकाशित होगा तो उस दौरान किसी भी व्यक्ति की आपत्ति को स्वीकार किया जा सकता है, और सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, धारा 8 के अनुसार जो जो आपत्तियां आएंगी विवाह अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह विवाह को डिले करे और पहले मामले की पूरी जांच कराए। जांच के आधार पर वह अंतिम निर्णय ले कि विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर विवाह हो जाता है, सब चीज़ ठीक रहती है, आप वैवाहिक बंधन में बंध गए, लेकिन बाद में चीज़ें नहीं चल पा रही और आप 2 महीने बाद आ गए, तलाक दे दीजिए, ऐसा भी नहीं होगा। कानूनी रूप से शादी हुई है तो कानून का पालन पूरा होगा। इसके अनुसार यह कहा गया है कि अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप 1 वर्ष तक वैवाहिक बंधन में रहेंगे, 1 वर्ष के बाद ही आप तलाक भी ले सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं जल्दबाजी में, आप थोड़े समय लेकर के चीज़ों को समझ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी वैवाहिक बंधन टूट जाए। तो 1 वर्ष की अवधि इसमें पहले ही निर्धारित कर ली गई है सभी चीज़ों के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, इसके साथ साथ पंजीकृत विवाहित व्यक्ति के उत्तराधिकारी और उसकी संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है। जिसने भी अब विवाह किया है तो विवाह से रिलेटेड को जो भी अधिकार मिलेंगे इस अधिनियम के अनुसार वह यही है कि आपको उत्तराधिकार का अधिकार भी मिलेगा और आपके उत्तराधिकारी जो होंगे उनको आपकी संपत्ति का अधिकार भी मिलेगा, ऐसा भी इसमें मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया पालन की जाती है जो विवाह अधिनियम के तहत उल्लिखित है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत उल्लिखित है। ठीक है, तो यह पूरा मामला समझा दिया किस प्रकार से शादियां होती हैं, पर इसमें धर्मांतरण वाला मामला उल्लिखित नहीं है, तो यह थोड़ा सा अलग है। तो धर्मांतरण वाली स्थिति के लिए ही जज महोदया जो है उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको खास और कर लेनी चाहिए जिससे कि सिस्टम ना गड़बड़ाए, व्यवस्था ठीक रहे और चीज़ें सभी के लिए अच्छी हों, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो एक प्रश्न आप लोग को मैंने जो शुरुआत में दिखाया था कुछ इस प्रकार का था, उम्मीद करता हूं कि अब आपको आंसर पता होगा। तो जल्दी से बस कुछ नहीं करना, आंसर कमेंट कर दीजिए, मेंस के लिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इतनी उम्मीद आपसे करता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। अभी करो कमेंट,
ठीक है। और साथ साथ में वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और बिना लाइक किए बिना भी नहीं जाना है। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक आंसर देख लीजिए। तो देखिए आप लोग के लिए जो आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। तो यह है आंसर आप लोग का। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं फिर कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।